नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब हम सभी लोग एक विषय पर चर्चा करते हैं जो गिलगिट बल्टिस्तान जो कि एक क्षेत्र है पाक अधिकृत कश्मीर में, पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में, उसी पर कुछ न्यूज़ चैनल वाले बोल रहे थे। देखिए, ये भारतीय अवाम ताकत दल ने कई तरीकों से और यूट्यूब के माध्यम से बताया हुआ है कि पाक अधिकृत कश्मीर की जो समस्या है वो जीएनपीसी का जो जीएनपीसी मतलब गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस, जिसको कि आप लोग या हमारे भारतीय भाई बहन भ्रम से या भूल से या गलती से कांग्रेस कह रहे हैं या कहते चले आ रहे हैं। चूंकि कांग्रेस नहीं है, वो एक पारिवारिक कुनबा है, फैमिली कोटेरी है जो कि उस संगठन को जकड़ी हुई है और अपने हिसाब से, अपने स्वार्थ के हिसाब से, अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के खातिर टू मीट इट्स ओन वेस्टेड इंटरेस्ट वो उसको चलाती है, घुमाती है, संचालित करती है और इस्तेमाल करती है और उसके अंडे बच्चे ही जो है उस संगठन के मुखिया रहते हैं। सत्ता प्राप्ति की हालत में वही अंडे बच्चे प्रधानमंत्री भी बनते हैं। तो ये उसका चरित्र है। यह देशवासियों को जानना चाहिए और इसीलिए और कई कारणों से इससे निजात पाने की जरूरत है। इस मुल्क को और लोगों को इस अभिशाप से निजात पाने की, मुक्ति पाने की आवश्यकता है। तो इसी का एक वो गद्दार नेहरू था। पूरा कश्मीर समस्या और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके पाक अधिकृत कश्मीर भी ये उसी के देन है। कई रूपों में बताया गया है लेकिन ये जो चैनल वाले हैं, उसी जो देश का शत्रु रहा है ये जवाहरलाल नेहरू, उसकी जो गद्दारी है अपने देश के खिलाफ, वो कश्मीर को लेकर के और कई मामलों में उसकी गद्दारी रही है भारत के खिलाफ।
तो यदि कश्मीर की बात की जाए और कश्मीर का वो हिस्सा जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के भी संबंध में, उसको बड़े शातिराना ढंग से उसको ढकते रहते हैं। कुछ चैनल तो बिल्कुल बेहयाई के साथ ढकते हैं, जैसे NDTV, न्यूज़ 24, आज तक वाले, और कुछ जो है थोड़ी सफाई से, जिसमें कि जी न्यूज़ है इत्यादि जो है। और किसी गद्दार के जो देश का दुश्मन गद्दारी के कारनामों को छुपाने वाला भी, ढकने वाला भी इस देश का गद्दार होता है। अब वो कोई पत्रकार कह रही थी, अब पता नहीं कोई महिला थी, आदित्य त्यागी वगैरह जो है, क्या बोल रही थी कि जो है पाक अधिकृत कश्मीर जो है उसको के मामले में संयुक्त राष्ट्र संघ ने ऐसा कहा वैसा कहा। वो जो गद्दार किस्म का जो जी न्यूज़ है, देखिए जो भी चैनल है इस गद्दार JNPC के या गद्दार जवाहरलाल नेहरू की गद्दारी को जो भी ढकते हैं उस देश के गद्दार हैं। भारतीय जनता दल स्पष्ट रूप से इस अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को बताना चाहता है। तो ये पिछले कई एपिसोडों के माध्यम से बताया गया है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग हो चुका था, जिस समय वहाँ उस रियासत का मुखिया हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर सिग्नेचर कर दिया, या विलय संधि पर उसने दस्तखत कर दिए। वो भारत का अभिन्न अंग हो चुका है। और इसी प्रकार और भी रियासतें, 560 या 561 रियासतें भारत में सरदार पटेल ने विलय करवाई थी उसी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के जरिए। तो भारत को वो अभिन्न अंग हो चुका था। अब अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों के इशारे पर ये जो अलग किया गया था पाकिस्तान, तो उसकी सेना कबीलियों के भेष में उस जम्मू कश्मीर पर हमला बोल दिया, और कुछ ही दिनों में वो पूरा कश्मीर को सब माने वो घेर लिए थे। और जिसकी सहायता के लिए जो है वो हरि सिंह रियासत का मालिक अपने किसी सलाहकार को दिल्ली भेजा था। और फिर वो सरदार पटेल से जब मिला तो सरदार पटेल ने कहा कि जब तक ये जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं बनेगा, अब मतलब कि विलय संधि पर हस्ताक्षर नहीं करेगा, तब तक वो कोई सवाल नहीं उठता कि भारत उसको कश्मीर का अपना हिस्सा माने और उसकी रक्षा के लिए वो अपनी सेना भेजे। तो इस मजबूरी में या अपने मजबूरी के इस हित को देखते हुए हरि सिंह ने विलय संधि पर दस्तखत किया कश्मीर की रक्षा के लिए। और भारतीय सेना गई करीब सितंबर या अक्टूबर 1947 के आसपास, और उसको 6-7 महीने लगे, इसलिए लगे कि कोई सड़क मार्ग नहीं था। हवाई जहाज के माध्यम से वो जा कर के हमारी सेना वो वहाँ पर लड़ी, और कश्मीरी सेना को जो कि कबीलियों के भेष में एक करके उनको परास्त किया और भगाया। और उसमें उल्लेखनीय एक बात और है कि हमारे मेजर जनरल उस्मान, जो कि आजमगढ़ के रहने वाले थे, वो शहीद हो गए और बहुत बड़ी बहादुरी के साथ बने। उनके विषय में जनरल VK सिंह ने एक किताब लिखी है। जनरल VK सिंह ने मेजर जनरल उस्मान जो कि शहीद हो गए थे उनके विषय में लिखा है। इसका वर्णन जो है कोई भी न्यूज़ चैनल वाला, ये न्यूज़ चैनल वाले बड़े गद्दार हैं, बहुत गद्दार है। उसमें जी न्यूज़ भी गद्दार है इस देश का। तो मेजर जनरल उस्मान के विषय में नहीं कहेंगे, नेहरू की गद्दारी को ढकेंगे और झूठ मूठ की कहानी ब्ला 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 ब्ला
से देश को भरमाएंगे। तो और वो मेजर जनरल उस्मान यदि जिंदा रहते तो मतलब कि सेना अध्यक्ष भी बनते। तो कश्मीर को आज़ाद, जो मैंने कश्मीर को पाकिस्तानी सेना से आज़ाद कराने में मेजर जनरल उस्मान साहब का बहुत बड़ा योगदान है, और वो आजमगढ़ के थे। तो उसमें नेहरू की गद्दारी, ये नेहरू की गद्दारी यहाँ से शुरू होती है कि जब नेहरू ने देखा कि हमारी सेना जो है वो पाकिस्तानी सेना को परास्त करके उसको भगा रही है कश्मीर से, तो कश्मीर का मुद्दा सरदार पटेल के हाथ से छीन करके वो अपने हाथ में लिया। और उनको सरदार पटेल को बोला कि सरदार साहब, आप जो है मैंने कश्मीर को मैं देखूंगा और शेष भारत को आप देखिए। ये तर्क देकर के वो कश्मीर का मुद्दा उसने अपने हाथ में ले लिया। तो और वो अपने हाथ में लेते ही पहला काम उसने किया कि जो हमारी सेना जीत रही थी, मतलब कि पाकिस्तानी सेना को भगा करके पूरे कश्मीर को अपने कब्जे में ले रही थी, अपनी ही जीतती सेना पर ये गद्दार नेहरू युद्ध विराम इसने थोप करके रोक दिया, सीज फायर, युद्ध विराम लगा दिया। यदि हमारी सेना को 4-6 दिन या एक आध हफ्ता और मिल गया होता तो पूरे कश्मीर पर जो है कब्जा अपनी फौज कर ली होती। मैंने पूरे कश्मीर से वो पाकिस्तानी सेना को भगा दी होती, और पाक अधिकृत कश्मीर नाम के कोई चीज़ नहीं रहती, उसका कोई वजूद नहीं होता। तो जो पाक अधिकृत कश्मीर या पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके जो है, जो कि कश्मीर समस्या का नासूर था, नासूर है अभी भी, वो इसी गद्दार नेहरू की देन है। अब पूरी अच्छा, और इसके बाद जो कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, उसको ये विवादास्पद बनाया और उसको ले गया संयुक्त राष्ट्र संघ में। जरा इस देश इसको जाने, देश इसको भी जाने, और इस तरह के जी न्यूज जैसे गद्दार चैनलों को भी जाने कि और अकेले जी न्यूज गद्दार नहीं है, सारे चैनल जो है उस गद्दार नेहरू की माने देश के खिलाफ गद्दारियों को हमेशा जो है वो ढकते रहते हैं। और जब उस मुद्दे को ले भी गया तो कश्मीर की समस्या के लिए नहीं वो डलवाए चैप्टर में, दो देशों के बीच में विवादास्पद जो मुद्दा होता है या चैप्टर होता है, चैप्टर 6 में शायद वो डलवाया उसने। ये गद्दारी है नेहरू की। फिर तो जो संवैधानिक छल करके धारा 370 धारा 335 से डलवाया, वो तो अलग गद्दारी है इस देश के साथ। तो कहने का मतलब यह है कि ये सब मोदी जी के शासनकाल में चल रहा है। अब मोदी जी का शासन चल कैसे रहा उसका कुछ नमूना है। देखिए, जेएनपीसी वाले तो इस देश के दुश्मन है, वो गद्दार हैं सब। जो माहौल इन सबों ने बनाया 17 सालों तक, और अपनी देश की जनता को हमेशा वो बंदर की तरह, जो मार्केट की तरह रखा। हर छोटे बड़े काम के लिए जो है वो भ्रष्ट कर्मचारियों का, अधिकारियों का वो जो है उनका शिकार बनना, उनसे परेशान होना, और स्टेट गवर्नमेंट में तो और भी जाते। तो ये वातावरण रहा। और बाकी लूट पाट खसोट और पूरे समाज को बांट के रखना, सारी कानूनी और संवैधानिक और इन संस्थाओं को बंधक बना के रखना,
अपने निस्वार्थ माने लूटपाट में वो सहयोगी बने या उसके रास्ते को, यानी लूटपाट के रास्ते को प्रशस्त करें, पेविंग द वे फॉर लूटिंग द कंट्री। इसलिए इसने जो है सारी संस्थाओं को बंधक बनाया इसने। ये इसका चरित्र रहा 60-70 सालों तक। तो वो तो रहे देश के दुश्मन। ये जो छोटे मियाँ हैं बीजेपी और मोदी जी और उनकी सरकार, इनके माहौल का, इनके शासन के माहौल का जरा नमूना देखिए। वो कन्हैया कुमार नारा लगाता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। वो छाती तान के घूम रहा है। जो उस कन्हैया कुमार का जिसने साथ दिया, खुलेआम संसद के बाहर भी संसद के अंदर भी, वो राहुल जो है वो जनता उसको चुन करके वो एमपी बना रही है। वो इस देश का प्राइम मिनिस्टर बनने का वो ख्वाब देख रहा है, स्वांग रच रहा है, साजिशें कर रहा है वो। और उस कन्हैया कुमार को इन गद्दार कम्युनिस्ट वालों ने टिकट दे दिया चुनाव लड़ने के लिए। और उसके चुनाव प्रचार में ये जो जावेद अख्तर है बॉलीवुड वाला, वो गद्दार जावेद अख्तर और उसकी बीवी गद्दार जो है वो समान आजमी, दोनों आए थे उस कन्हैया कुमार जो 2019 के संसदीय चुनाव जो बेगूसराय से था, उसके चुनाव प्रचार के लिए आए थे। तो अब देखिए, जावेद अख्तर को बॉलीवुड गद्दार नहीं मान रहा है। जावेद अख्तर के विज्ञापन चल रहे हैं, जावेद अख्तर के विज्ञापन को जनता देख रही है। उस गद्दार जो है वो जावेद अख्तर को बॉलीवुड गद्दार नहीं मान रहा है। मीडिया उसको गद्दार नहीं मानती है। अभी भी उसके द्वारा जो विज्ञापन है, गद्दार जावेद अख्तर के विज्ञापन चल रहे हैं। ये सारा माहौल जो है ये मोदी जी के अधीन चल रहा है। ये शाहरुख खान, कई उदाहरण हैं कि वो सरेआम इस देश के साथ गद्दारी किया। हाल में ही जो है कोरोना में इसने अपने दुश्मन पाकिस्तान को पैसे दिए। और इसकी एक कंपनी है, इस कंपनी जिस कंपनी का जो पार्टनर इसका है, साझेदार है, वो भारत विरोधी हमेशा इवेंट वो करवाता रहता है। नाम उसका अभी याद नहीं आ रहा है। और हर वक्त ये गद्दारी करता है शाहरुख जो है। अब उसके जन्मदिन को ये गद्दार किस्म के चैनल दिखा रहे हैं। देखिए, ये सारा कुछ जो है मोदी जी के राष्ट्रवाद शासन के माहौल का नमूना ये भारतीय आवाम ताकत बता रहा है। सारे चैनल वाले उस गद्दार शाहरुख के जन्मदिन को बड़े पाम्पस में और विद पाम्प एंड शो दिखा रहे हैं सब चैनल वाले। जो कन्हैया कुमार था उससे टॉक शो वो चलवा रहे हैं। और उसे जो टॉक शो चलवाया जो किशोर अजवानी, वो अभी भी वो एंकर बना हुआ है। और कई चैनलों में मैंने कई यूट्यूब के माध्यम से भारतीय जनता दल ने कहा कि भाई, अरे भाई मुकेश अंबानी जी, ये आपका ये चैनल है न्यूज़ 18 इंडिया, तो वो किशोर अजवानी को निकालिए, क्योंकि वो गद्दार जो है वो कन्हैया कुमार से उसने जो है टॉक शो वो चलवाया। अब उस जो कन्हैया कुमार का तमाम सब इंटरव्यू ले रहे हैं। एक सौरभ द्विवेदी करके है, वो भी इस देश का दुश्मन है। तो देश के दुश्मनों की एक बाढ़ लग गई है।
और बिल्कुल छाती तान करके देश के खिलाफ जो है वो गतिविधि में लिप्त हैं और सीधे चैलेंज कर रहे हैं वो इस देश को। ये बीजेपी और मोदी जी के राष्ट्रवाद के शासन का एक नमूना है। और देश के खिलाफ बोलने में या देश के साथ दुश्मनी करने, इस माहौल जरा देखिए, मैंने जो 56 इंच सीना वाले मोदी जी के शासन का, कि देश के खिलाफ गद्दारी करने में, देश के खिलाफ बोलने में और अपने दुश्मन चीन के पक्ष में, अपने दुश्मन पाकिस्तान के पक्ष में बोलने में, देश के दुश्मनों को जरा न कोई डर है और न कोई हिचक है। जानते हैं कि ये जो कायर मोदी है ये कुछ वो करेगा नहीं। इसीलिए राहुल बराबर जो है चीन के पक्ष में और भारत के खिलाफ बोलता ही रहता है। राहुल बराबर जो है पाकिस्तान के पक्ष में, भारत के खिलाफ बोलता ही रहता है। इसके आदमी पाकिस्तान जाते ही रहते हैं। कभी जो है वो मणिशंकर अय्यर जाता है, तो कभी जो है वो नवजोत सिद्धू जाता है, कभी उसके समर्थन में वो जो है शशि तरूर उसकी तारीफ करता है पाकिस्तान की। तो ये सब दुश्मन है। देखिए, माहौल बीजेपी फैला रही है कि इस देश की समस्या मुसलमानों से है। अंदर मुखौटा छोड़ दीजिए, मुखौटा तो है सबका साथ सबका विश्वास, उसके जो कार्यकर्ता हैं ये फैला रहे हैं कि इस देश की समस्या के लिए मुसलमान वो जिम्मेदार हैं। और जो ये सरेआम जो है जेएनपीसी वाले ये पाकिस्तान का पक्ष लेते हैं, उनको ये गद्दार नहीं मानते हैं ये बीजेपी वाले। और उस इस्लाम आस्था का से जितने भी प्रवक्ता आते हैं, जितने भी नेता, उनका दुखड़ा तो इससे भी ज्यादा है। वो जेएनपीसी को इस देश का गद्दार नहीं मानते। जेएनपीसी से जितने भी प्रवक्ता आते हैं टीवी चैनल पर, जितने भी नेता जो कहीं भी हों, वो जेएनपीसी को इस देश का गद्दार नहीं मानते हैं। इस देश की समस्याओं के लिए सिर्फ जो है बीजेपी और आरएसएस को मानते हैं। ये माहौल, ये जो है ये इनका मोदी जी का राष्ट्रवाद का जो है शासन का नमूना है। मैंने जो राष्ट्रवाद के नाम पर जो वोट लेके आए और जो शासन का माहौल चल रहा है, उसमें देश विरोधी, भारत विरोधी ताकतें को भारत की मुखालफत करने में न कोई संकोच है, न कोई रुकावट है, न कोई डर है। इतना खतरनाक माहौल ये पैदा किए हुए हैं मोदी जी और उनकी सरकार और बीजेपी वाले। कभी वो फारूक अब्दुल्ला बोल देगा और राहुल तो बराबर बोलता रहता है। और इस राहुल का और जो है सोनिया का, प्रियंका के जितने व्यापारिक धंधे हैं वो मोदी शासन में धड़ल्ले से बेरोक टोक अनब्राइडल्ड रूप में चल रहे हैं। ये हालत, जिन देश के गद्दारों को ये इनकी ड्यूटी बनती थी हमारे मोदी जी की प्रधानमंत्री के रूप में, कि जिस कदर की गद्दारी कर रही है जेएनपीसी, उसको पंगु करते, लेकिन नहीं, पंग करने के बजाय उसको बचाएंगे, उसकी रक्षा करेंगे और राष्ट्रवाद का वो मुखौटा लगाएंगे। और सिर्फ अपनी फर्ज अदायगी के नाम पर जो छुटभैया किस्म की हैं, पीएफआई का नाम ले लेंगे, सिमी का नाम ले लेंगे, बस यही।
ये असदुद्दीन ओवैसी वगैरह जो है, ये वही एजेंडा वो चलाते हैं, दिखावटी के रूप में बीजेपी का विरोध करते हैं सब। असदुद्दीन ओवैसी वास्तव में यदि अच्छा, और वो सिर्फ दिखाता है कि सिर्फ मुसलमानों के लिए जो है वो पार्टी चलाता है। कितनी मैंने गिरी हुई बात को है। ऐसे लोगों को देश से निकाल देना चाहिए कि कोई मुसलमानों के लिए जो है वो पॉलिटिक्स करे, तो कोई यादवों के लिए पॉलिटिक्स करे, तो कोई ठाकुरों के लिए पॉलिटिक्स करे। जो देश के लिए जो 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 राजनीति करे, देश की बात करे, सबके लिए वो इस देश को माने है। और देश में जो एकता की बात करे वो, और वो सिर्फ भारतीय जनता दल ही कर रहा है। बाकी तो सब जातिवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद, प्रांतवाद इस करके इस भारतीय समाज को बांट रहे हैं सब। तो इसलिए भारतीय जनता दल बराबर ये विनती करता है अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से कि आप लोग सब भूल करके हमारे आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाक उल्लाह, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा, अमर शहीद श्रीमती रानी गडलू के कुर्बानी और शहादत की प्रेरणा के आधार पर जो जज्बा है राष्ट्रभक्ति का, देशभक्ति का, मुल्क परस्ती का, अवाम परस्ती का और भारतीयता का, इसको अपनाने की कोशिश करिए, शुरुआत करिए। ये सारे देश के दुश्मनों का इलाज आराम से हो जाएगा। और अपनाते हुए जो ये इन शक्तियों को चुनाव के वक्त में मतपेटी पर निर्णायक जब वो फैसला करिए। ये एक बात भारतीय जनता दल ने YouTube के माध्यम से बताया हुआ है कि ढेर सारे झूठ जो है, हजारों झूठ जो है इस JNPC ने इस देश में फैलाया हुआ है। और उसी अनुसार भारतीय जनमानस में, लोगों में गलत बातें, गलत अवधारणाएं लोगों के दिलो दिमाग में ठुसा हुआ है। 15 अगस्त को आज़ादी, 15 अगस्त को आज़ादी कैसे हो सकती है? 15 अगस्त जो है सत्ता की छीना झपटी का दिवस है, जिसमें गद्दार नेहरू ने सत्ता की हवस को पूरा किया और इस देश के 2 टुकड़े करवाए और उसका साथ दिया उस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने। यह देश को कहां बताया गया है कि भाई कि कांग्रेस ने इस देश को बांटने के लिए प्रस्ताव भी पास किया था। आप सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों से भारतीय जनता दल ये पूछना चाहता है कि कितने को इन JNPC वालों ने, JNPC मतलब गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस वालों ने या कांग्रेसियों ने बताया था कि देश को बांटने के लिए कांग्रेस ने खुद प्रस्ताव पास किया था। कितने को बताया? नहीं बताया ना, लेकिन ये बातें खुल के आ रही हैं। अब जरा बताइए कि जब ये खुद ही ये कांग्रेस देश को बांटने का प्रस्ताव पास कर रही है, तो फिर इसका इल्जाम किसी और के सिर पर कैसे मर सकती है? बोलते नहीं कि हमने नहीं बांटा, जिन्ना ने बांटा, उसने बांटा। इसने खुद, कांग्रेस ने देश को बांटने का प्रस्ताव पास किया हुआ है। देश को जानना बहुत जरूरी है। और इसके पहले जब सत्ता के लिए देश बांटने की बात आ रही थी,
देखिए, इसमें जो जो जिन्ना साहब को सब जो जिम्मेदार ठहराते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान की मांग की, उन्होंने हमेशा से इस बात पर जोर देते रहे कि ये जो निकम्मा किस्म का है नेहरू, जो है साजिश कर रहा है प्रधानमंत्री बनने का, वो भी अंग्रेजों की शाह पर। तो इन्होंने वही दावा ठोक दिया कि भाई इससे बेहतर तो मैं हूं। इसीलिए वो खुंदक मोहनदास करमचंद गांधी और ये नेहरू एक तो सत्ता की हवस में बाधक बन रहा था, एकमात्र जो है कैंडिडेट। बाकी के तो ये ठिकाने लगा चुके थे। सुभाष चंद्र बोस को ठिकाने लगाने के बाद, उनकी हत्या करवाने के बाद अब सोच रहे हैं कि बस ये मैदान खाली है और ये प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। लेकिन इसने जो है दावा ठोक दिया जिन्ना ने। अब तो जिन्ना को ही जो है बदनाम करने के लिए, तो जिन्ना ने हमेशा जो है वो जिसको कि ये साजिश कर रहा था, ये गद्दार नेहरू, वो उस पद के लिए दावा किया था कि इससे बेहतर कैंडिडेट मैं हूं। और ये मोहनदास करमचंद गांधी इस बात पर आमादा थे कि इस देश की सत्ता जो है वो नेहरू के हाथ में आ जाए। क्यों आ जाए? कि सुभाष चंद्र बोस का जो डर था कि वो किसी भी वक्त वो प्रकट हो सकते हैं, उस डर को वार्ड ऑफ करने में सबसे सक्षम गांधी की नजरों में ये गद्दार नेहरू ही दिख रहा था। इसलिए वो गद्दार जो है मोहनदास करमचंद गांधी, इसी को नेहरू को ही प्रधानमंत्री बनवा करके सुभाष चंद्र बोस से डर से उसने मुक्ति पाई। तो और इधर ये जिन्ना ने वो जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ प्रधानमंत्री पद के लिए दावा कर दिया। यही खुंदक थी। तो देश में बहुत एक डर का माहौल था उस वक्त कि भाई ये दोनों जो है सत्ता के लिए जो है लड़ रहे हैं। देश बंटने का खतरा मंडरा रहा है। मीडिया में तमाम इस तरह का खबरें थी कि कह रहे वो खबरें इस तरह की थी कि वो सब पुकार रहे थे कि अरे सुभाष बाबू तुम कहाँ हो, तुम्हारी सख्त जरूरत है। ये सब जो है अब ये इस देश को बांटना चाहते हैं। इस तरह की पुकार थी उस मीडिया के थ्रू भारत की, देश के लोगों की। और जो INA ट्रायल चल रहा था, INA ट्रायल के पीछे भी अंग्रेजों की मंशा ये थी कि वह भारतीयों का मनोबल तोड़ना चाहते थे। वो ऐसे है कि जिन सुभाष चंद्र बोस की जो आज़ाद हिंद फौज पर पूरे भारतीयों को नाज था, तो सुभाष चंद्र बोस की हत्या के बाद जो उस सेना में जो सेना के बड़े बड़े अफसर और खास करके जो लेफ्टिनेंट जनरल पर मुकदमा चला करके यह साबित करना चाहते थे कि भाई कि जिनको तुम अपना सबसे बड़ा देशभक्त मानते हो, देखो मैं उनके ऊपर भी मुकदमा चलाता हूँ। ये इस तरह की मानसिकता डालने के लिए उन समय ने मुकदमा वो चलाया। और संजोग से ये था कि जो तीनों लेफ्टिनेंट जनरल थे,
एक थे लेफ्टिनेंट जनरल शाहनवाज, एक दूसरे थे लेफ्टिनेंट जनरल सहगल साहब, तीसरे थे ढिल्लन साहब। एक मैंने इस्लाम आस्था भारतीय भाई बहनों के समाज से, एक हिंदू सनातन के आस्था वाले समाज से, और एक सिख आस्था वाले समाज से। तो एक मुसलमान, एक हिंदू, एक सिख उस आज़ाद हिंद फौज के का जो लेफ्टिनेंट जनरल यानी उप सेना अध्यक्ष पर जब मुकदमे की बात आई, पूरे देश में एकता की लहर दौड़ गई, और उस लहर से भी अंग्रेज बिल्कुल दहल गए थे। और उस एकता को देख करके जो कांग्रेस की बड़ी कद्दावर नेता थी अरुणा आसिफ अली, और उन्होंने चिट्ठी भी लिखा, इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी को चिट्ठी लिखा कि गांधी जी, इसमें एकता का पूरा माहौल है, क्यों न हम लोग इस देश में एकता की जो लहर है इसका इस्तेमाल करें देश को बंटने के खतरे से बचाने के लिए। देश को बचाने के लिए इस एकता का इस्तेमाल करें। आइए मैंने आंदोलन करें, धरना करें, प्रदर्शन करें, आमरण अनशन करें, जो भी करें। तो इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने क्या जवाब दिया अरुणा आसिफ अली को कि यह एकता उकता नहीं है हिंदू मुस्लिम में, यह तो दीवालों पर हिंदू मुसलमान जो है वो फेंसिंग पर हाथ मिला रहे हैं। वो जब उन्होंने ये चिट्ठी लिखी थी अरुणा आसिफ अली की, देश में बड़ी काफ़ी एकता है, तो अंग्रेजी में ये बोला था कि there is nothing like unity among Hindus and Muslims. They are joining hands at the barricades only. ये बोला था, मतलब कि वो दीवालों पर ही हाथ मिला रहे हैं। तो फिर इस चिट्ठी के जवाब में अरुणा आसिफ अली ने कहा, यस, नो प्रॉब्लम, Hindu and Muslims are joining hands at the barricades, but the unity and its spirit starts from here only. ठीक है, अभी हिंदू मुसलमान वो दीवालों पर हाथ मिला रहे हैं, लेकिन एकता और उसकी भावना यहीं से शुरू होती है। तो समझाया अरुणा आसिफ अली ने उस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी को, लेकिन तब भी वो कुछ और बहाना वाना करके वो अरुणा आसिफ अली के उस प्रयास को कामयाब होने नहीं दिया कि देश बटे नहीं। तो देश बांटने पर आमादा था वो मोहनदास करमचंद गांधी, और उससे ज़्यादा आमादा था वो नेहरू। तो देश बांटने की ख्वाहिश तो अंग्रेजों की भी थी, लॉर्ड माउंटबेटन जो कि उसमें गवर्नर जनरल था उसकी भी थी, लेकिन वो अपना कंधा साफ रखना चाहते थे अंग्रेज। ये इल्जाम जो है कि किसी और के सिर पर। तो नेहरू से कहा, भाई तुम प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो उसी हालत में जबकि ये इसका एक टुकड़ा जो है वो जो है उस जिन्ना को, भारत का एक टुकड़ा एक जिन्ना को देकर उसको चुप कराया जाए, शांत कराया जाए, और देश बांटने का प्रस्ताव जो है वो कांग्रेस की ओर से आना चाहिए। तो जब यह खबर देशवासियों में फैली कि लॉर्ड माउंटबेटन कह रहा है कि भाई देश बांटने का प्रस्ताव कांग्रेस की ओर से आना चाहिए, तो देश को ने बहुत राहत की सांस ली कि भाई ये कांग्रेस तो जो है आज़ादी की भले मुखौटा ही सही, दिखावटी ही सही और दम्भ ही सही, लेकिन दम तो भरते थे भाई कि वो आज़ादी की लड़ाई के लिए, देश की एकता अखंडता के लिए जो है वो लड़ती रही।
तो भला वो देश को बांटने का प्रस्ताव कैसे पास कर सकती है? यह देशवासियों को पूरा वो इत्मीनान था कि भाई किसी भी हालत में कैसे भी हो जाए, कांग्रेस भारत के विभाजन का प्रस्ताव पास नहीं कर सकती। और लोग बिल्कुल माने सेकेंड टू इम्पॉसिबिलिटी, यानी असंभव के बाद दूसरा, यानी असंभव मानते थे कि ऐसा वो प्रस्ताव कांग्रेस पास कर ही नहीं सकती। ये मान करके देशवासी बड़े राहत में हो गए भाई कि अब देश अब नहीं बटेगा। लेकिन उनका ये विश्वास टूट गया और उस विश्वास तोड़ने में फिर विजय गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी का रोल था। उसने इन कांग्रेसियों पर दबाव डाला कि देश को बांटने का प्रस्ताव पास करना ही पड़ेगा। क्यों? कि ये जो नेहरू है वो माउंटबेटन के सामने धमकी दिया था कि यदि हमको प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया तो मैं कांग्रेस को तोड़ दूंगा। तो यदि देश बांट करके यदि एक टुकड़ा जब तक उसको जिन्ना को शांत नहीं किया जाएगा तब तक ये प्रधानमंत्री नहीं बनेगा नेहरू। तो नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने के लिए देश को बांटना जरूरी है, क्योंकि जिन्ना भी दावेदार हो गया है तो उसको शांत करना है। तो लब्बे लुबाब ये कांग्रेसियों को दबाव लेने में कामयाब हो गया गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी कि कांग्रेस को बचाने के लिए, कांग्रेस न टूटे, कांग्रेस को बचाने के लिए देश को बांटना जरूरी है, अनिवार्य है। लोग उसके दबाव में आ गए और उस कांग्रेस ने देश बांटने का प्रस्ताव पारित कर दिया। अब तो यह है पीसीएस के क्वेश्चनों में आता है कि कांग्रेस ने जो देश को बांटने का प्रस्ताव पास किया उसका विरोध किसने किया था। अब ये एपिसोड चूंकि लंबा हो रहा है, आगे भी बताएंगे। यह देश के लोग जाने कि देश को बांटने का प्रस्ताव कांग्रेस ने पास किया हुआ है, इसलिए उसका इल्जाम किसी और के सिर पर वो मर नहीं सकती, जिन्ना साहब को जिम्मेदार वो बना नहीं सकती। इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।